बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा आयशा नाज। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मुमताज़ तज़ियाती राय के लिए मुमताज़ तज़ियाती राय के हामिल जनाब डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को इस शर्फ बख्शने के लिए कि आज इस प्रोग्राम में आप आए और खबरों पर आपका तबसरा और तज़िया जो है वो हमारे नाज़रीन तक भी पहुँचेगा। नाज़रीन खबरों को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कलाम रब्बानी से आगाज़ करना चाहेंगे। अल्लाह के नाम से शुरू जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए फ़िरौन की बीवी की मिसाल पेश फरमाई, जबकि उसने दुआ मांगी, ए मेरे रब बना दे मेरे लिए अपने पास से एक घर जन्नत में और बचा ले मुझे फ़िरौन से और उसके काफिराना अमल से और मुझे उस सितम पेशा कौम से निजात दे। और मरियम दुख्तर इमरान की है जिसने अपने गोहरे इस्मत को महफूज रखा, तो हमने फूंक दी उसके अंदर अपनी तरफ से रूह, और मरियम ने तस्दीक की अपने रब की बातों की और इसकी किताबों की, और वो अल्लाह के फर्माबरदारों में से थी। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा फर्माबरदार बनने की तौफीक दे। तो डॉक्टर साहब फिर शामिल करते हैं आज जो खबरें हैं नवाए वक्त में छपी उन पर बात। लेकिन सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर शामिल करना चाहेंगे जिसका दुख हर पाकिस्तानी महसूस कर रहा है, हर मुसलमान महसूस कर रहा है। एक सानहा एक हादसा सियाचिन पर जो रूनुमा हुआ। सियाचिन 3 अफसरान समेत 124 पाकिस्तानी फौजी 11 सिविलियन बर्फानी तोदे तले दब गए। 4 जूनियर कमीशन अफसर, 2 क्लर्क, 3 बावर्ची और 4 स्वीपर्स भी शामिल। तोदे की बुलंदी 70 से 80 फुट, चौड़ाई 1 किलोमीटर थी। ऑपरेशन जारी, बाज नाशें निकाल ली गईं और वज़ीर आज़म की सूरत हाल से आगाह रखने की हिदायत। कौम और तमाम अफराद, कौम दबे अफराद की सलामती के लिए दुआ करे, सबकी जानिब से अपील जी। इस पर तो ताज़ियत की जा सकती है, इज़हार अफसोस किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा हादसा है। यानी इसमें एक अजीब बात है जी कि हमारे फौजी तो मरते ही रहते हैं बेचारे, वो कुर्बान होते रहते हैं इस वतन पर। और जो असल में एक सिविल ब्यूरोक्रेसी है, एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, तो अफसर भी मरते हैं। आप देखें कि पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी अफसरान जंगों में शहीद होते हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। अफसर भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं वतन के साथ, अगरचे ये ज़रूर है कि मसलन जब वो मार्शल लगाते हैं या कोई और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई सियासी मामला करते हैं तो उसमें अफसरान का सारा मामला होता है, उसमें नौजवानों का मामला नहीं होता। लेकिन कुर्बानी देने के लिए वो किसी से पीछे नहीं है। 65 की जंग में भी और अब भी, अब देखें ना, अब भी उनको शहीद कहा जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि वो एक मिशन पर थे, वतन के लिए जा रहे थे। तो जो आदमी मरे उसमें तो वो शहीद होते हैं। वैसे आजकल शहीद का लफ्ज़ जो है वो खासा यानी गलतुल आम हो गया है कि जो भी आदमी मरता है तो उसको उसके जो अपने लोग हैं वो शहीद करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये शहीद है, कुछ लोग कहते हैं ये शहीद नहीं है। एक बात और मैं फिर आप खबरों की तरफ आएंगे कि आप देखें कि शहीद का लफ्ज़ जो है वो मुसलमानों के अंदर है और शहीद के लफ्ज़ को भारत ने मुस्तार लिया है मुसलमानों से। वो भी अपने मरने वालों को शहीद कहते हैं। मैं गया था इंडिया, तो वो जो इंडियन गेट है उस पर कुछ नाम लिखे हुए थे, तो मैंने कहा कि ये किन के नाम है। उन्होंने कहा वो लोग जो 65 की वार में शहीद हुए। अच्छा। इसलिए कि उनके पास कोई और लफ्ज़ नहीं है। ठीक। तो वो इस लफ्ज़ को ही अपना लिया उन्होंने। उसमें मुसलमानों के नाम भी थे, हिंदुओं के नाम भी थे, सिखों के नाम भी थे कि जो उस जंग में, देखे ना, उनकी नीयत तो वतन के लिए थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे जो मिशन है वो तो हुक्मरान जाने और वो समझे कि वो क्या आरज़ू है उनकी, लेकिन जो अपनी जान देता है वो तो अपनी जान देता है। लेकिन इसके बावजूद उनको ये एहसास होता है कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। खूबसूरत बात। और जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं लेकिन जो असल मकाम है उसका तो ऊपर फैसले किए जाते हैं कि शहीद कौन है। ताहम जो ये हादसा हुआ इस पर जितना भी अफसोस का इजहार किया जाए, और उन माओं के बच्चे जो वहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे इस वतन की हुर्मत और इसकी हिफाजत के लिए, उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं और हम ताज़ियत का इजहार करने के साथ साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जितनी जानें बच सकती हैं मुआवज़े दुनिया में ही होते हैं। अल्लाह करे कि जो बाकी जवान दबे हुए हैं उनमें से ज़िंदगियाँ बाकी हों, सांसें अभी चल रही हों, क्योंकि उस मकाम पर सिर्फ वो खून मुंजमद नहीं होता जो इंसानी रगों में चल रहा हो और जिसकी सांसें चल रही हों। बाकी उस मकाम पर ड्यूटी देना सल्यूट करने के मुतरादिफ है। अच्छा देखिए ना, मसलन सियाचिन के बारे में सदर जनरल ज़िया ने कहा था कि वो सियाचिन मैंने दे दिया इंडिया को, वहाँ तो घास भी नहीं उगती, लेकिन वो सरजमीन का हिस्सा तो है, वो हमारी ज़मीन तो है और हमारी सरजमीन तो है, लिहाजा उसके लिए अपनी जान देना जो है वो फौजी
अपने लिए बहुत बड़ा मर्तबा समझते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मर्तबों की बात हुई, अब कुछ बात कर लेते हैं दौरों के हवाले से भी। ये जो लीडिंग स्टोरी है हमारे आज के नवाए वक्त की, वो है सदर का दौरा भारत। जी हाँ, सदर आज दिल्ली और अजमेर शरीफ जाएंगे। जरदारी, गेलानी, कियानी मुलाकात, दौरे पर तफसीली मुशावरत। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ के दरमियान 1 घंटे के वक्फे से 2 बार तबादला ख्याल। जरदारी मनमोहन मन मुलाकात से मुतालिक हिकमत अमली तय, और हाफिज सईद के सर की कीमत लगाए जाने के हवाले से भी तबादला ख्याल। अच्छा जी, सदर जा रहे हैं आज हिंद यात्रा के लिए। ये कोई अजीब सा दौरा है। इसे निजी कहा जाता है, लेकिन जो निजी है भी नहीं। हाँ, अगर ये निजी होता तो आर्मी चीफ को यहाँ आके मिलने की क्या जरूरत थी? वज़ीर आज़म क्यों मिलने आता है? नारबानी खर मुसलसल जहाँ मौजूद है वो क्यों है? शीर रहमान को अमेरिका से क्यों बुलाया गया है? इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है, और काला कुछ ज्यादा है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ काला है। तो ये मेरे देखे ना, ये नीचे आप ये खबर भी पढ़ रहे हैं जो 7वें नंबर पर है कि सदर जरदारी का दौरा भारत। ये पढ़े ना आप, देखे ना ये। हाँ जी, सदर जरदारी का दौरा भारत, मकबूजा और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, मसला कश्मीर को सर्द खाने में डालने के खदशात हैं यासीन मलिक। सदर सौदाबाजी कर सकते हैं फारूक हैदर। देखे ना, ये बड़ी बात। मैं समझता हूँ कि किसी मुल्क के सरबराह के लिए सौदाबाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो है, ये बड़ी ज्यादती की बात है। हाँ, क्योंकि ये तो कौम को बेचने वाली बात होती है, और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, ये खदशात क्यों हैं लोगों के अंदर? ये वहाँ में ये वसवसे क्यों है लोगों के अंदर कि कोई मुल्क का सरबराह जो है वो भी कौमों को सौदा कर सकता है, वो उनके मफादात का सौदा कर सकता है। वो कहा गया ना, कौमें फ़रोख्तन तो चर्जा फ़रोख्तन। इन्होंने कौम को बेचा और बड़ा सस्ता करके बेचा। कीमत तो तुम ज्यादा लेते कुछ, तुमने हमारे मफादा। कश्मीर का मामला सर्द खाने में चला गया, लेकिन कश्मीर की बात कोई भी नहीं करता, तिजारत की बात करते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि तिजारत जो है वो तो एक आम सी बात है जो इंसानों के दरमियान और कौमों के दरमियान होती है, लेकिन असल मसला तो यानी कौमों की खैरत का होता है, कौमों की अहमियत का होता है। तो कश्मीर के मसले पर भी कोई बात करे, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब अगर कश्मीर के मसले पर एक भी बात करें मनमोहन सिंह से, तो मैं उन्हें सलूट करूंगा, उन्हें सलाम करूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है वो अजमेर शरीफ पे मन्नत मान ले कश्मीर के मसले के लिए। वो मन्नत जाती मानने के लिए गए। अच्छा। बेनज़ीर भुट्टो भी अजमेर शरीफ गई थी, तो क्या उसने कश्मीर के लिए मन्नत मानी थी? अच्छा। जाहिर है ये लोग अपने मफादात और अपने इक़्तिदार के लिए जो कुछ करते हैं वो तो सबके सामने है। मेरे ख्याल में इंडिया दोस्त नहीं है, इंडिया दुश्मन है, भारत दुश्मन है, और हमें पहचान ही नहीं है दोस्त और दुश्मन की। और जब किसी मुल्क के सरबराह के ज़हन में दोस्त और दुश्मन की तमीज़ नहीं रहती है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कड़ा लम्हा होता है किसी कौम पर, और ये बहुत ही एक अजाब होता है किसी मुल्क के लिए। यानी नवा वक्त की पॉलिसी और मजीद आमिर साहब की पॉलिसी और नजरिए पाकिस्तान के हवाले से मुसलसल कहा जा रहा है कि भारत दुश्मन है। भारत ने तो पाकिस्तान बनने के लिए मुखालफत की थी और अब तक नहीं तस्लीम किया पाकिस्तान को। आधा पाकिस्तान अलहदा कर दिया हमसे। कौन से तजारत करते हो? खून की तजारत जो है वो सबसे बड़ी तजारत होती है। और कहा एक शायर ने कि खरीदे ना हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो बादशाही। तो वो सदारत और वो इक़्तिदार जो है वो तो नंग है, वो तो तौहीन है। अपने लहू से खरीदो। किसी की दी हुई हुक्मरानी कोई हुक्मरानी होती है? हुक्मरानी को प्लेट में सजा को तो नहीं दी जाती, वो तो अपने जोर बाजू से। जब अंग्रेज़ों ने कहा था टीपू सुल्तान से कि तुम बहादुर हो और हम ये इलाका तुम्हें देते हैं तो तुम हमसे सुलह कर लो, उसने कहा नहीं, इक़्तिदार तो अपने कुव्वत बाजू से हासिल किया जा सकता है, खरीदे ना हम जिसको अपने लहू से। वो शहीद हो गया बिल्कुल, लेकिन आज भी जिंदा है वो। और आप देखें कि वो इतना बहादुर था कि उसकी लाश पर खड़े होकर, उसकी कब्र पर खड़े होकर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया था अंग्रेजों ने, सलूट किया था उन्होंने टीपू सुल्तान को। तो ये तो होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब तारीख बना के जाओ, बिल्कुल जरदारी साहब तारीख बनाओ, और तारीख इस तरह बन सकती है कि पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दो और पाकिस्तान के मर्तबे को बुलंद करो, और अपने जो मफादात हैं, जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको सामने लेकर मनमोहन सिंह के सामने बात करो। अब देखें ना, शर्म शेख में हमारे वज़ीर आज़म ने बात की थी कि बलूचिस्तान में भारत मुदाखलत कर रहा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जिले इस्तेमाल करते हुए कि शर्म ना आई फिर वज़ीर आज़म गिलानी को कि उसने फिर इस पर कोई बात नहीं की, इसका कोई परसू नहीं किया, कोई फॉलो अप नहीं किया। बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत हो रही है और तुम जाकर खाने खाते हो, वहाँ पर भी मुफाहिमत की सियासत कर रहे हो। मुफाहिमत के साथ, मुफाहिमत तो मुनाफिकत है। हाँ जी, मुनाफिकत।
देखिए आयशा भी बात यह है कि मफाहमत के अंदर मज़ाहमत होती है और मज़ाहमत के अंदर मफाहमत होती है, लेकिन ये लोग गहराई में देखने की और सोचने की हिम्मत नहीं रखते हैं। लिहाजा लेकिन ये हुकूमत करते हैं और हुकूमत और हिकमत में फासले बढ़ाते चले जाते हैं। ये भी हो सकता है वैसे कि जो इंडियन एक्ट्रेसेस और एक्टर्स है ना, वो अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए वहाँ जाकर मन्नत मानते हैं। इन्होंने भी हो सकता है कोई आने वाले दिनों में नई फिल्म चलानी हो। चलिए ये भी अच्छी बात है। मतलब वो जो डिनर होगा ना, तो आपसे बात हो रही थी कि वहाँ पर भी बड़ी अदाकाराएं होंगी, तो कोई भी आ सकते हैं खाना खाने के लिए जी। तो जाहिर है कि वज़ीर आज़म की पसंद भी है, सदर की पसंद, हर हत्ता के जनरल ज़ियाउल हक की पसंद भी थी। हाँ जी। तो ये पसंद हमारे हुक्मरानों का वतीरा रहे हैं इस तरह की बातें जो हैं। अगर हालात को देखा जाए, हाफिज सईद के सर की उन्होंने कीमत अभी कुछ ही दिन पहले रखी है। साथ ही साथ अब हम कल का सानेहा देख रहे हैं कि 124 पाकिस्तानी तोदे तले दबे हैं और सियाचिन पर लड़ रहे हैं। वो भारत ही के अगेंस्ट वहां पर मौजूद है लड़ने के लिए। तो शोक का ऐलान करते हुए दौरा तो मुलतवी कर देना चाहिए था। किसके लिए जा रहे हैं वहां पे? मसला कश्मीर हल हो जाएगा? निजी दौरा है ये, तो वो 2 दिन के बाद भी हो सकता था, 4 दिन के बाद भी हो सकता था, महीने बाद भी सर हो सकता था। एक तो इक़्तिदार तो इनका भी बाकी है, इन्होंने 5 साल नाज़रीन पूरे करने हैं। अच्छा, मैं आशा भी कहता हूँ कि जरदारी को चाहिए था कि वो दाता साहब चला जाता हाँ जी सलाम करने के लिए। बिल्कुल। जब बेनज़ीर भुट्टो आई थी ना जलावतनी के बाद पहली दफा 86 में, तो मैं उनके साथ था। मेरी उम्र तो उस वक्त ज्यादा नहीं थी। अच्छा। लेकिन एयरपोर्ट से दाता साहब तक इतना हुजूम था, इतना बड़ा इस्तकबाल जो है मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और बेनज़ीर भुट्टो दाता दरबार गई थी, तो जनाब दरगाह साहब आप भी दाता दरबार चले जाते, क्योंकि तुम अजमेर शरीफ जा रहे हो और उस गरीब नवाज ने चिल्ला काटा था दाता साहब के दरबार। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात आपने बताई। चिल्ला काटा गया दाता साहब पे। हाँ। और जा रहे हैं अजमेर शरीफ, तो पहले इधर आए फिर उसके बाद उधर जाने की बात ये साहिब कब्र जो है ये बड़े मर्तबे का हाँ जी इंसान था जो हमारे खित्ते में है। हम लाहौर को दाता की नगरी कहते हैं जी। और तुम गवर्नर हाउस बैठे रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तुम सलाम करने दाता दरबार चले जाते। आते साथ लाहौर आते साथ पहले तो दाता दरबार जाते हो, फिर उसके बाद अजमेर शरीफ जाने की बात कर लेते हो, तो इससे वैलिड माना जाता है। सदर सरदारी का बयान शामिल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आज के नवाए वक्त के टॉप पेज पर, मुझे नहीं लगता कि मनमोहन सिंह मुझसे हाफिज सईद मांगे। दुनिया ने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और गंदे अंडे हमारी टोकरी में डाल दिए। नवाज शरीफ को बड़ा भाई कहा मगर उन्होंने वफा न की। सुप्रीम कोर्ट को ललकारा नहीं, हक मांगना आईनी हक है जी। लेकिन ये बात बड़ी अजीब है, इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है कि मुझे यकीन है कि मनमोहन सिंह मुझसे हाफिज सईद ने मांगेंगे, और अगर खुदा न मांग लिया तो फिर क्या करेंगे? तो जरदारी ने पेशबंदी के तौर पर कहा है, क्योंकि अगर वो मांग लें तो ये दे देंगे। देखिए ना, अगर वो मांग लें तो ये दे देंगे, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती की बात होगी। और फिर मैं समझता हूँ कि जो जुबान इस्तेमाल करता है जरदारी, वो सदर के शायान निशान नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब सर ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब आके क्यों सदर आसिफ अली जरदारी ने इतना जारहाना और वो भी ज़ातियात पर आकर बात अब क्यों की? क्या जो चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई उनके जहन में आई कि उन्होंने इस तरह से बयान दिए जिसको किसी ने भी नहीं पसंद किया? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, ये जरदारी साहब खुद करते हैं। जो नोडेरो में गड़ी खुदा बख्श वो भुट्टो की बरसी पर जो कुछ कहा उन्होंने, क्या उसकी भी किसी ने ब्रीफिंग दी थी? ये वो सब वो कहता है कि जनाब लोगों की सोच जहाँ खत्म हो जाती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है। ये गरूर है? ये गरूर नहीं है तो और क्या है? तुम कहते हो कि उनकी गर्दन से सरिया निकालूंगा, तो तुम्हारे सर में जो सरिया है वो भी निकालना चाहिए। लेकिन उसके जवाब में जो बात की है उन्होंने अपना नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मैं समझता हूँ कि वो आप पढ़ेंगे तो मैं बात करूंगा उस पर। ये दोनों तरफ से जो रवैया है ये ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ मेरे रसूल ने फरमाया था कि तलवार का जख्म मुंतमिल हो जाता है मगर ज़ुबान का जख्म मुंतमिल नहीं होता। लेकिन ये सारी की सारी नूरा कुश्ती है, मुझे लगता है। मैं बहुत कैटेगरिकली जो कह रहा हूँ, क्योंकि कभी तो वो खाने खाते हैं जाकर रवाना सदर, कभी जरदारी साहब रायबंड आते हैं। जरदारी साहब ने फातिहा पढ़ा था बड़े मियाँ साहब मियाँ शरीफ की कब्र पर, और वो मियाँ शरीफ के बारे में कहता है कि उनके जनाजे के लिए आदमी नहीं मिले थे तो वो मैयत दाता दरबार लेकर आ गए थे। ये बड़ी जाती है। एक आदमी जो मरा हुआ है, एक आदमी जो बुजुर्ग है, एक आदमी जो इख्तिदार में उस तरह नहीं था, उसके लिए तुम इस तरह बात करते हो। फिर उन्होंने भुट्टो साहब के ससुर के लिए बात की, भुट्टो साहब के लिए, जरदारी के ससुर के लिए, हाकिम अली जरदारी साहब, हाकिम नहीं भुट्टो साहब के लिए, क्योंकि भुट्टो ससुर है ना जरदारी का,
कि उसमें 15 आदमी थे। खैर वो तो मैं समझता हूँ वो भी जाती है उनका ये कहना, क्योंकि भुट्टो को दरमियान में लाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये मुशाहिदुल्लाह खान ने जाती की है भुट्टो को दरमियान में लाके, क्योंकि भुट्टो तो आज भी जिंदा है, उसकी कब्र भी जिंदा है। और वो लोग यहाँ आप अजमेर शरीफ जा रहे हैं मनते मानने, लोग भुट्टो की कब्र पर मनते मानने जाने जाते हैं। तो तुम्हें जितना लोगों को यकीन है भुट्टो पर, तुम्हें नहीं है। अगर यकीन होता है तो तुम भुट्टो की वजह से ही तो आज सारा कुछ मिला हुआ है, इक़्तिदार मिला हुआ है, हुकूमत मिली हुई है, ये सब जो नाज अंदाज है और इतना जो घुमंड है अपने ऊपर। अब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब की बात हुई, उनका बयान शामिल कर लेते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने जब ये कहा कि पंजाब वालों की गर्दन से सरिया निकालना जानता हूं, तो शहबाज शरीफ कैसे चुप रहते। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, तुमने पाकिस्तान की दौलत लूट कर स्विस बैंकों में जमा कराई। मिस्टर जरदारी, तुम्हारी भूल है कि तुम हमारी चमक छीन लोगे। लाहौर में इस्तकबाल करने के बजाय इस्तीफा देने को तरजीह दूंगा। बेनजीर जैसी शख्सियत होती तो बार बार उन्हें एयरपोर्ट लेने जाता। साथ ही नवाज शरीफ साहब का भी बयान है इसमें कि अवाम तब्दीली चाहते हैं, आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और काफ लीग से अलायंस या सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। JUI फे और जमात इस्लामी से खैबर PK में एडजस्टमेंट पर गौर कर रहे हैं। इक़्तिदार में आकर सबसे पहले तवानाई का मसला हल करेंगे। अच्छा, अब बड़े भाई और छोटे भाई के बयान पर क्या तबसरा करेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सियासत की जुबान नहीं है। इसमें ना शाइस्तगी है, ना इसमें आहिस्तगी है, ना इसमें तहजीब है, ना वकार है। जरदारी ने भी जो बातें की वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही मजम्मत के काबिल हैं। और उसके जवाब में ये बातें करनी, ये जवाब हज़ल के तौर पर जो उन्होंने बात की, ये ज़्यादती की बात है। देखिए ना, एक बात होती है तो इधर से बहुत सारे ढोलचिए जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो बातें करते हैं। अब देखिए ना, राजा रियाज ने एक बात की, बड़ी अजीब बात है, और उसको मैं कोट तो नहीं करना चाहता था लेकिन कोट कर रहा हूँ। उसने कहा जी कि चौधरी निसार ने जो बात की कि चौधरी निसार की विग में जुएं पड़ गई हैं। ये किताब, ये रिमार्क्स अखबार में छपे हैं, ये रिमार्क्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आए हैं कि जुएं पड़ गई हैं चौधरी निसार की। अच्छा, इससे ज़्यादा खूबसूरत फिक्रा था मेरे कबीले के सरदार शायरी के खान आज़म मुनी नियाज़ी का। जाफ़र शराजी एक शायर थे साहिबाल के, तो वो बस वैसे इसी तरह अल्लम सल्लम बातें करते रहते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम तहजीब नहीं सीखते, अब तो तुम इतने बुजुर्ग हो गए हो कि तुम्हारे विग के बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। चले इस हवाले से बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और अब हम आपको बता देते हैं नवाई वक्त टुडे का नंबर, जिस पर कॉल करके आप अपने जो ख्यालात हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा आप डायल कर सकते हैं 363-12169। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रऊफ बोल रहा हूँ लाहौर से। डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब को मेरा सलाम। बड़े खरे और सच्चे इंसान है जी। मेहरबानी जी। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तानी कौम को इन जैसा बना दे, आमीन। और मैं डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब को ये कहूँगा, आपकी वसात से पूरी कौम इस्तग़फ़ार पढ़े और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, और अल्लाह ताला इन जालिम हुक्मरान, डाकू हुक्मरानों से निजात दिलाए हमें। बहुत शुक्रिया रऊफ आपका। लाहौर से आपने कहा इस्तग़फ़ार इज्तिमाई तौर पर करने को। और डॉक्टर साहब, बात हो रही थी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से, ये तो हो गई। अब अगली खबर शामिल कर लेते हैं जो कि कायदीन दिफा पाकिस्तान काउंसिल के हवाले से। वो कहते हैं कि नेटो सप्लाई बहाली इज्तिमाई खुदकुशी गुलामी की दस्तावेज पर दस्तखत के मुतरादिफ होगी। अमेरिका की तरफ से भारतीय सरजमीन पर हाफिज सईद के सर की कीमत मुकर्रर करना काबिल मजम्मत फेल है। पाकिस्तानी हुक्मरान मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करें। नेटो सप्लाई बहाली के हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान जितने गुलाम हैं, हुकाम गुलाम, हमारे अवाम एंटी अमेरिका है और हुकाम जो है प्रो अमेरिका है, तो ये नेटो सप्लाई बहाल करेंगे। ये तो मर रहे हैं बेचारे नेटो सप्लाई। देखे ना, दिफा पाकिस्तान कौंसिल जो है और अवाम जो है वो ये बिल्कुल नहीं चाहते, तो इसलिए हुक्मरान कुछ डरे हुए हैं, वो बहाने बना रहे हैं। कभी पार्लियामेंट को भेजते हैं, कभी किसी तरफ भेजते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। तो पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट ने ड्रोन हमलों के बारे में करारदाद पास की थी और उसी शाम को ड्रोन हमले हुए थे। बिल्कुल। अच्छा, नवाज शरीफ कहते हैं कि जी शर्त लगाते हैं कि ड्रोन हमले बंद कर दिए जाए तो नेटो सप्लाई बहाल कर दी जाए बेशक। अब ये क्या बात हुई?
मैं समझता हूँ कि नेटो सप्लाई बहाल नहीं होनी चाहिए। इससे पहले इन प्रोग्रामों में मैं ये बात कह चुका हूँ और अपने कालमों में लिख चुका हूँ कि ये सप्लाई नहीं होनी चाहिए। देखें, ना हम अमेरिका के दुश्मन बनना चाहते हैं, ना हम अमेरिका के दोस्त बनना चाहते हैं। इस दुनिया में कई मुल्क हैं कि जिनके साथ हमारी ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, लेकिन उनसे रवाबत है। इसी तरह के रवाबत अमेरिका से चाहते हैं। अमेरिका की ग़ुलामी जो है वो किसी तौर कबूल नहीं करनी चाहिए। जब तक अमेरिका इस खित्ते से जाता नहीं है उस वक्त तक किसी तरह की अमन, किसी तरह के सुख, किसी तरह की आसूदगी और खुशहाली और इज्जतमंदी की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। बिल्कुल, ये तजुर्बे की बुनियाद पर भी कहा जा सकता है। एक बात मैं आशमी में कहूँगा कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों जो हैं वो अमेरिका के साथ हैं। दोनों ने, बल्कि तमाम सियासतदान जो हैं वो अमेरिकी एजेंडे पर मुत्तफिक हैं। अच्छा देखे ना, ईवान सदर में जाकर नवाज शरीफ ने खाने खाए, रावण भी आए और ये शहबाज शरीफ साहब मिले। अब शहबाज शरीफ से कहते हैं कि मैं उनको सदर नहीं मानता, मैं उनका इस्तकबाल नहीं करता, बेनज़ीर का इस्तकबाल करूँ। इन्होंने बेनज़ीर का इस्तकबाल भी नहीं किया था जब वो आई थी, वो इनके घर चली आई थी और घर बस इन्होंने बहुत अच्छी बात की, रिवायत की बात की कि उन्होंने उसको एक चादर पेश की, जो हम पठानों में भी होता है कि जब कोई खातून जाती है तो उसकी इज़्ज़त की जाती है और उसकी इज़्ज़त के लिए उसको दुपट्टा दिया जाता है या चादर दी जाती है। तो ये बातें दुरुस्त हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की सियासत जो है वो ज़्यादा खूबसूरत सियासत होगी, जिसमें देखें जो सियासी इख्तलाफ है उसको ज़ाती इख्तलाफ तो नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर उससे ज़ाती इख्तलाफ बनाएंगे आप, यानी ये तो मौला जट वाले मामलात हो रहे हैं। मौला जट की फिल्म आपने तो नहीं देखी होगी मेरे ख्याल, उसमें तो बढ़के लगाते हैं ना वो, तुझे इधर से बढ़के लग रही है, उधर से बढ़के लग रही है। इल्ज़ाम, देखिए इल्ज़ाम एक है, ये उन पर लगा रहे हैं, वो इन पर लगा रहे हैं। ठीक। तो हम कहते हैं दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक है। अब नाज़रीन हमारे साथ फैसलाबाद से शामिल होंगे तारिक। अस्सलाम वालेकुम तारिक। वालेकुम जी तारिक, मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना है लेकिन उन्हें के जवाब जरूर दीजिएगा। जी जी। खुद ही कह रहे हैं, हम सब भी जानते हैं, सारी सियासी पार्टियां जितनी भी हैं वो इक्तदार में, ठीक है जी। दो पार्टियां हैं जो इक्तदार में नहीं आई, एक जमात इस्लामी, एक तहरीक इंसाफ। ठीक। आप मुझे कोई बता दें कि इमरान खान के खिलाफ कोई बेईमानी का या कोई किसी तरह का भी करप्शन का इल्जाम है। एक अच्छा बंदा है। बहुत शुक्रिया तारिक, आपके सवाल का जवाब जरूर जानेंगे। डॉक्टर साहब से हमारे साथ होंगी सायरा। अस्सलाम वालेकुम। जी सायरा, मैं नवाबशाह से बात कर रही हूँ। जी सायरा, आप अपने टेलीविजन अगर बंद कर दें तो हम आपको क्लियर सुन सकेंगे। नवाबशाह से मैं सायरा हूँ। जी जी। मैं जो हूँ, हम लोगों की एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने डिस्कस करना था। जी कहिए। हम लोगों की यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है नवाबशाह में, जो कि मेरे बाबा की डेथ हो चुकी है 4 साल पहले। वो उन्होंने तकरीबन आज से 20, 25, 30 साल पहले वो खरीद कर छोड़ी थी। वो खुद जो थे एक मिर्गी के पेशेंट थे, ठीक है। अब ये सदर पाकिस्तान जनाब मोहतरम जरदारी साहब हैं। कल मैंने टीवी पर देखा कि एक लेडीज ने खुद को इतना जख्मी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो बाद में उनका बयान आया कि मेरा दिल गरीबों के लिए धड़कता है। लेकिन कोई, मैं समझती हूँ कि यहाँ इन लोगों में दिल है ही नहीं। वो बेचारी आज वो जेल में, लॉकअप में बंद है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर भूख मर रहे हैं। जो हम लोगों की प्रॉपर्टियां थी वो इनके अपने ही MPAs, MNAs वो कब्जा कर रहे हैं। कब्जा माफिया इनका इतना उनके ऊपर चढ़ गया है कि वो किसी की सुनते ही नहीं। जी, तो प्रॉपर्टी सायरा, नवाबशाह से आपने हुक्मरानों की बेहिस्सी की बात की कि ये सुनते ही नहीं। वाकई सदर आसिफ ज़रदारी को तो है ना, वो किस कब्जे की बात करती है भाई? लोगों ने तुम्हारे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। मैं सियासत वालों को, हुकूमत वालों को कब्जा ग्रुप कहता हूँ। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल हकदार नहीं थे कि इस मुल्क के सरबराह बनते, ये इस मुल्क अहल नहीं थे। ये मुल्क गरीबों के लिए बनाया गया था, ये मुल्क मुसलमानों के लिए बनाया गया था और ये मुल्क क़ायद-ए-आज़म से मोहब्बत करने वालों को बनाया गया था। नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के तहत जो कुछ होता है उसमें क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान तामीर करने की एक आरज़ू जो है वो लोगों के सामने बयान की जाती है। क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कहाँ है? मैं समझता हूँ ये क़ायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं है। ये क़ायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में इस तरह के सियासतदान जो हैं वो ना अपोजिशन में आ सकते थे, ना हुकूमत में आ सकते थे। यानी ये अजीब और गरीब बात है कि एक खातून 2 वज़ीरों के सामने अपने आप को ब्लेड मारती है, जलील करती है अपने आप को। औरत की इज्जत जो है वो बहुत मुकद्दम है। मैं तो पठान आदमी हूँ और पठान मुसलमान भी होता है, तो मैं समझता हूँ कि औरत की इज्जत जो है वो बहुत मुकद्दम है। मैं कहा करता हूँ अपनी गुफ्तगू में, तकरीरों में कि ऐ मर्दो, औरत की इज्जत करो और फिर उसके साथ मोहब्बत करो। इज्जत पहली सीढ़ी है मोहब्बत के लिए। जो मोहब्बत का दावा करते हैं और इज्जत का ख्याल नहीं करते वो झूठ बोलते हैं।
इज्जत और मोहब्बत, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो इज्जत और मोहब्बत एक ही चीज़ है। वहाँ पर दोनों वज़रा जो थे, एक वो हमारी फरदौस आशिक कमान और नवीद कमर साहब, उनको चाहिए था कि वो उस खातून को बुला लेते, वो गवर्नर हाउस में ले जाते, उनसे सुनते और मामला वहाँ हल करने की कोशिश करते। कई बरसों से वो बेचारे चीखों पुकार कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। जंजीरें अदल तो नहीं लगा रखी, लेकिन शायद दिल हिल जाते देख के, लेकिन दिल हो तो फिर हिलेंगे ना। जंजीर जनी करने के लिए है, ये जंजीर हिलाने के लिए नहीं है, ना इस जंजीर के हिलाने से इंसाफ मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तसर वो जो तारिक साहब ने सवाल किया था कि तहरीक इंसाफ के जो कायद है इमरान खान, उनके पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं? जी मैं समझता हूँ वो जाती तौर पर अच्छे आदमी हैं, और जो इस वक्त सूरत हाल है उनमें भी वो बेहतर है, इसलिए कि वो इख्तियार में नहीं आए। उन्होंने कहा था ना कि जी ये अच्छा आदमी है, इसलिए कि मैं इसको जानता नहीं हूँ। अगर जानता होता तो फिर तो मेरी राय और हो सकती थी। वो चूंकि इख्तियार में नहीं आया, इसलिए लोग कहते हैं कि ये अच्छा आदमी है। अब वो इख्तियार में आकर क्या करेगा? उसने इख्तियार में आने से पहले ही मुशर्रफ के वजीर ले लिए, उसने अमीर कबीर करप्ट ले लिए। यानी देखें, मैं समझता हूँ कि वो अपना ये मौक़िफ़ अगर बरकरार रखता, नौजवानों तक महदूद रखता, इस बात को, क्लीन लोग उसके साथ होते, तो फिर भी हम कहते। मियाँ वाली में जलसा बहुत बड़ा था, लेकिन जलसे के बाद उन्होंने कहाँ जाकर खाया? मुशर्रफ के एक वज़ीर के घर में पिपला में जाकर उन्होंने खाना खाया। तो ये मेरी मोहब्बत है इमरान खान के साथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों की मोहब्बतों को जलील नहीं करना चाहिए। ऐसा मामला रखना चाहिए कि लोग तुम पर एतमाद करें, और एतमाद की बुनियाद जो है वो फराहम करना तुम्हारा काम है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, तब्दीली की बात वो करता है, तो तब्दीली इंतखाब से नहीं आएगी, तब्दीली बाहर से नहीं आएगी, तब्दीली अंदर से आएगी। पहले तुम लोगों को तब्दील करो, पहले उनके रवैयों को तब्दील करो, तो फिर तब्दीली की बात करो। बिल्कुल, जिस तरह एक सफेद कपड़े पे इतना सा भी स्याह धब्बा हो तो बड़ा नुमाया होता है। इमरान खान साहब को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कहिएगा। कौन कर रहा हूँ? लाहौर से शाहिद बोल रहा हूँ। जी शाहिद। देखिए, गुजारिश ये है कि जो मोहतरम इमरान खान है ना जी, ये मुल्क की सियासत में सिर्फ और सिर्फ तलखियों का जहर घोल रहे हैं। इनको चाहिए था कि जो पार्टियां, चलें ठीक है, वैसे तो सारी पार्टियों में खामियां हैं, लेकिन जो पार्टियां मुल्क के लिए कदरे बेहतर सोच रखती हैं या जिनकी कोई प्रोग्रामिंग है आइंदा के लिए, उनके साथ इनको हाथ मिलाना चाहिए था, उनके साथ ताउन करना चाहिए था। एक पार्टी सरेआम करप्शन कर रही है, चले उसके खिलाफ तो सारे ही हैं, लेकिन जो पार्टियां जरा बेहतर हैं उनके साथ पैचअप करने की बजाय ये सिर्फ इन्होंने एक पार्टी को टारगेट किया हुआ, उस पर उसको मुसलसल निशाना बना रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या एक पार्टी को हिट करके ये इतनी सीटें इस मुखालफत की बेस पर हासिल कर लेंगे कि ये सोलो प्राइम मिनिस्टर बन जाए इस मुल्क के? बहुत शुक्रिया आपका शाहिद, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के हवाले से ही आपने सवाल उठाया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान भी वही जुबान इस्तेमाल कर रहा है जो दूसरे इस्तेमाल करते हैं, और टीवी चैनल पर जो गुफ्तगू होती है तो नून लीग और पीपी के लोग जो हैं वो जिस तरह की बातें करते हैं, इल्जामबाजी और बयानबाजी, उसी तरह तहरीक इंसाफ के लोग भी करते हैं। तो फर्क क्या है फिर? देखें ना, तब्दीली की आप बात करते हैं तो आप ये जाहिर करें कि तब्दीली क्या है। बिल्कुल। देखें, 300 या 200 कनाल के घर में रहने वाला जो है वो गरीबों की बात करे जिनके पास 2 इंच जमीन नहीं है। इस सरजमीन पर लोग तो इक़्तिदार में आके देंगे ना, उन्होंने तो इक़्तिदार की बात की। देखिए ना, मैंने एक कॉलम लिखा था, मैंने कहा अगर तुम 200 कनाल की बजाय 2 कनाल के मकान में रहो, बल्कि 2 कनाल के नहीं 2 मरले के मकान में भी रह सकते हो, कि तुम्हारी बीवी चली गई है, बच्चे भी चले गए, एक आध कमरा हो तुम्हारे लिए, वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो तुमको मिसाल जिस तरह ईरानी सदर ने, अहमदीनेजाद ने जो नमूना पेश किया है कि उसके पास बरसों पुराने मॉडल की कार है और छोटा सा घर है और वो आम से कपड़े पहनता है, लेकिन लरजते हैं लोग उनसे। वो जब तकरीर करता है अक़वाम मुत्तहिदा में तो अमेरिका और यूरोप के नुमाइंदे जो हैं वॉकआउट कर जाते हैं और हम उनकी खुशामद करते हैं और हमें वो तालियां। ये तो मुसलमानी ना हुई ना डॉक्टर साहब। तो इमरान खान को कुछ तो चाहिए ना। हाँ जी। मतलब मैं इमरान खान के लिए तैयार हूँ, उसकी हिमायत के लिए भी, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि मसलन जो शरीफ बिरादरान है तो नजरियाती तौर पर तो वो बेहतर लोग हैं और उनसे वो जरदारी से बेहतर है कम अज़ कम, लेकिन फिर भी वो हुकूमत में है। तो लोग ये जब वफाकी हुकूमत की बात करते हैं तो लोग पंजाब हुकूमत की बात करते हैं कि भाई पंजाब हुकूमत का हिसाब दो। अगर वफाकी हुकूमत के हिसाब लेते हो तो इसका भी हिसाब देना चाहिए। अपोजिशन ये क्या है? हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि जनाब पंजाब हुकूमत को छोड़ो और फिर अपोजिशन की बात करो तो तुम्हारी बात में ज़्यादा सदाकत होगी और ज़्यादा जोर होगा।
ठीक ठीक, मुस्लिम लीग नून के लिए एक अच्छा मशवरा। अब नाजरीन आगे बढ़ते हैं कॉलम की जानिब, किसने क्या लिखा। कॉलम इंतखाब है आज का, डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी साहब की ही बेनियाजियाँ हैं और आज का जो उन्वान है वो है मुत्तहिदा मुस्लिम लीग और कौमी हुकूमत। चौधरी परवेज इलाही ने खुले दिल से कहा है कि मजीद निज़ामी कौमी गैरत का निशान है, सच्चे और पक्के मुस्लिम लीगी हैं, हर मुस्लिम लीगी उनकी कदर करता है। मजीद निज़ामी ही वो शख्सियत है जो मुस्लिम लीगों को मुत्तहिद कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने चंद दिन पहले मारवी मेमन को अपनी जमात में खुशामदेद कहते हुए कहा था कि चौधरी साहिबान भी माफ़ी मांगे तो आ सकते हैं। फिर एक खुफिया मुस्कुराहट के साथ कहा कि मुझसे नहीं, कौम से माफ़ी मांगे। एक दोस्त ने मुझे फ़ोन पर कहा कि मीनार पाकिस्तान पर दोनों सियासतदान मिलकर आएँ और इकट्ठे कौम से माफ़ी मांगें। और जो आखिर में कहा है डॉक्टर साहब ने, वो इस सारे कॉलम का उसको क्या कह सकते हैं, क्रक्स है कि मेरे ख्याल में माजी को भुलाकर मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए। कौन पूछे कि अमीर मकाम कौन है, इस बारे में मैं किसी आइंदा कॉलम में इजहार ख्याल करूंगा। वो अमीर कबीर तो है मगर इसका कोई मकाम नहीं है। मुस्लिम लीगों के इत्तेहाद के हवाले से आपने मुस्लिम लीगों के इत्तेहाद के बारे में जो मजीद निज़ामी के दिल में जो आरजू वस्त करती है उसको पाया। देखिए मेरे सामने मजीद निज़ामी साहब ने तकरीर करते हुए, मैं मौजूद था उस हाल में, उन्होंने कहा कि पीर पगारा ने बाकायदा खुले दिल से कह दिया कि मुत्तहिद कर दें, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। तो बड़ी तारीफ की मजीद निज़ामी ने। और मजीद निज़ामी ने ये भी कहा कि चौधरी शुजात ने भी कहा कि ठीक है जी आप फैसला करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ नहीं मुत्तहिद होने देता मुस्लिम लीगों को। ये मजीद निज़ामी ने कहा, ये मजीद निज़ामी ने कहा। और मैं समझता हूँ कि इसलिए इसके लिए चौधरी शुजात की वो बात कि जनाब ये बड़ा यानी। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. कमजोरी है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म था नवाज शरीफ, चौधरी शुजात उसका वज़ीर दाखिला था, वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ और स्पीकर था या वज़ीर था चौधरी परवेज़ इलाही। तो अब भी हो सकता था ये बात। मैं समझता हूँ कि कुछ थोड़ी सी अपने अंदर लचक पैदा करनी चाहिए। मारवी मेमन कौन है? मारवी मेमन चहेती है जनरल मुशर्रफ की, और जनरल मुशर्रफ के तुम खिलाफ हो। और मारवी मेमन काफ लीग की MNA है, काफ लीग के टिकट पर लड़ी है वो, और तुम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मारवी मेमन के साथ बिठा कर करते हो, हालांकि तुम बहुत मरतबे के इंसान हो। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 मरतबा उन्होंने मारवी मेमन को शुक्रिया अदा किया, 15 मरतबा उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और फिर वो उनको कार पर भी छोड़ने के लिए आए और सारा कुछ किया। तो मैं समझता हूँ कि इतनी हैसियत जो है वो मारवी मेमन तुम्हारी कालमगार भी रही है, नवाब वक्त की, हमारी कुलीग भी है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो अच्छी गुफ्तगू धड़ल्ले से बोलती है। बल्कि अपोजिशन में, ये मौजूदा दौर के अपोजिशन में मारवी मेमन सबसे ज़्यादा वोकल थी, सबसे ज़्यादा बेबाकी के साथ गुफ्तगू करती थी। लेकिन अगर ये करते हैं नवाज शरीफ तो उन्हें खुले दिल से और भी कुछ करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चलें मजीद नामी साहब के लिए कर लें। मजीद नामी साहब तड़प रहे हैं, वो सच्चे मुस्लिम लीग हैं, वो क़ायद आज़म की मुस्लिम लीग के हामी हैं। और वो कहते हैं कि भाई मुस्लिम लीग को तो जर्नलों को लोंडी कहा गया, हर जर्नल के साथ ये थे। और अजीब एक यानी तमाशा है, आप देखें आज भी कि मसलन मादरे मिल्लत के खिलाफ लड़ा इलेक्शन सदर अयूब ने। अच्छा, मादरे मिल्लत जो है वो भी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार है और सदर अयूब भी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार है। मुस्लिम लीग ही लड़ती रही है। देखें अब ये बड़ी ज्यादती की बात है। इसलिए मैं समझता हूँ कि दर्द है मजीद निज़ामी के दिल में कि ये मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो। तो ये परवेज़ इलाही ने कहा है मुस्लिम लीगें इकट्ठी होती हैं तो आज इक़्तिदार में होते मुस्लिम लीग वाले वफाक में भी और सूबे में। बिल्कुल ठीक। तो ये बात तो बुरी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। बड़ों की ख्वाहिशों को पूरा करने में हमेशा अजमत ही मिलती है। मियाँ साहब ने अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली, अपनी जिद भी मनवा ली और देख लिया अपना हाल। अब बड़ों की बात मानकर चलकर एक बार देख लें तो क्या पता तब्दीली आ जाए। वो तब्दीली जिसकी बात लोग करते हैं लेकिन वो मुश्किल सही होती है। इदारिये की जानिब बढ़ेंगे नाज़रीन। नाज़रीन, इदारिये के लिए आज जो उन्वान चुना गया है वो नेटो सप्लाई की बहाली के हवाले से ही बात की गई है। नेटो सप्लाई की बहाली इस तरह से ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी यही बात की। ज़रूरत अमरीकी जंग से मुकम्मल निजात की है।
जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत अमेरिका से पहले ही मामला तय कर चुकी है और उसके बाद जो इदारिये में लिखा गया है वो ये कि आज अमेरिका के लिए शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन से भी बड़ा इशू नेटो रसद की बहाली है। इसके लिए भी अमेरिका और इत्तेहादियों का पाकिस्तान पर दबाव है, जिसके सामने हमारे हुक्मरान घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत सख्ती की बात है। मैं समझता हूँ जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ये सप्लाई तो होनी नहीं चाहिए, यानी ये जिसने बहुत अच्छी बात की है कि ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। यानी आप अमेरिका के साथ रवाबत की बात करते हैं तो ये बात नहीं होनी चाहिए उसमें कि हम नेटो सप्लाई बहाल करेंगे। शेख रशीद ने इसी अखबार में मस्जिद से मुलाकात की है और उनके जो 50 साल के इदारत के वो उनको मुबारकबाद दी है, हम भी मुबारकबाद देते हैं उनको। तो मसला ये है कि उनसे मिलने के बाद जो उन्होंने बात की नवाब वक्त के साथ, उसमें यह है कि जनाब नेटो सप्लाई के मामले पर दस्तखत हो चुके हैं और वो दस्तखत नवाज शरीफ भी कर चुके हैं और हुकूमत भी कर चुकी है। जब यहाँ तक मामला जा चुका है तो फिर ये कौन सी मुनाफिकत है? इस अवाम को बेवकूफ मैं समझता हूँ इस अवाम को हमेशा धोखा दिया जाता रहा है, इस अवाम के साथ हमेशा झूठ बोला जाता रहा है और अगर इस अवाम को सही बात बताई जाती, इसको धोखा न दिया जाता तो ये हालात ना होते जो हमारे हो चुके हैं कि हम गुलामी में गिरफ्तार हैं और एक ऐसी अजियत में मुब्तला है, अजियत और जिल्लत, रुसवाई और पसपाई, ये गुलामी और बदनामी, गुलामी बदनामी और नाकामी भी, ये तीनों चीजें इकट्ठी हो गई हैं हमारे मुल्क में। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि अमरीकी एजेंडे पर ये लोग मुत्तफिक हैं। जरदारी खिलाफ बयान देता है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ये बयान देते हैं उनके खिलाफ, लेकिन जब अमरीका की बात आएगी तो ये एक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से बात तो तवील की जा सकती है, तवीलता और अफसोस का इजहार भी किया जा सकता है, लेकिन वक्त की कमी के सबब नाज़रीन आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे भी इजाज़त चाहेंगे और कहेंगे कि अपनी खास दुआओं में हमें मुल्क पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को याद रखें। अल्लाह ने के बाद।